नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस आज के हाइपोथेसिस के उपाख्यान में, जिसके तहत हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी हमने लगभग 4 बड़ी सभ्यताओं को देख लिया, जिसमें हम लोग मिस्र की सभ्यता, सुमेर की सभ्यता, उसके बाद बेबीलोनिया की और उसके बाद आखिरी में चाइना की सभ्यता का समावेशन कर सकते हैं। हमने पिछले हमारे 2 उपाख्यानों में चाइना की सभ्यता को परिपूर्ण किया। आज जो हमारे सामने सभ्यता है वो दरअसल क्रीट की सभ्यता है। क्रीट यानी कि एक महाद्वीप का नाम है, एक द्वीप का नाम है जो कि एजियन समुद्र में स्थित है। और जो प्राचीनतम जो ग्रीक सभ्यता है या ग्रीस की सभ्यता है, उसका ही जो है पहले का, आप कह लीजिए प्राथमिक स्वरूप, उसे हम लोग क्रीट सभ्यता कह सकते हैं। यही सभ्यता में से विकास होते हुए आज हमारे सामने ग्रीस की सभ्यता है, जो कि एक यूरोप की सभ्यता को जन्म देने वाली सभ्यता मानी जाती है। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो यह पुरानी सभ्यता ही है, मगर इसकी तुलना हम लोग मिस्र की सभ्यता के साथ नहीं कर सकते समय के अनुसंधान में। मगर यह जरूर है कि बेबीलोनिया की सभ्यता के समकालीन यह सभ्यता रही होगी, ऐसा हमें प्राप्त अवशेषों से मालूम पड़ता है। आज कई सारे मुद्दे देखेंगे जिसमें हमें मालूम है कि किसी भी सभ्यता की समझ को अगर हमें बढ़ाना है, अच्छा करना है, तो सबसे प्रथम हमें वहाँ की भौगोलिक स्थिति को तपासनी होगी, देखनी होगी। उसके बाद हम लोग वहाँ के राजकीय इतिहास के बारे में देखेंगे। वहाँ से जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो साहित्यिक स्रोत है, जो आप कह लीजिए चीज वस्तु है जो प्राप्त हुई है, जिससे हमें वहाँ के इतिहास के बारे में पता चलता है, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही में वहाँ का राजतंत्र देखेंगे, वहाँ की आर्थिक स्थिति देखेंगे। आर्थिक स्थिति के साथ साथ वहाँ की धार्मिक स्थिति भी देखेंगे। भले ही यहाँ मेंशन में नहीं किया है, मगर आज हम लोग यह धार्मिक स्थिति भी देखेंगे और उसके साथ साथ यह पूरे के पूरी सभ्यता के जो विनाश के कारण है उसको भी तपासेंगे। शुरू करेंगे 1 बाय 1। जैसे हमारी यह जो रूपरेखा है, हमें मालूम ही है कि किसी भी सभ्यता को अगर हमें पूर्ण रूप से पढ़ना है, किसी भी सभ्यता का पूर्ण अभ्यास करना है, तो हमें यह जो ब्लूप्रिंट है या आप कह लीजिए रूपरेखा है, इसे फॉलो करना पड़ेगा। और इसे फॉलो करके हम लोग बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से यह पूरी की पूरी सभ्यता जो है समझ सकते हैं, उसको जो है ध्यान में रख सकते हैं या उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो देखेंगे, शुरू करते हैं क्रीट की सभ्यता। और क्रीट जिसे अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है, क्रीट यह एक आइलैंड था। और यह आइलैंड, जैसे मैंने आपको बताया कि एजियन समुद्र में था। एजियन समुद्र में कई सारे छोटे बड़े महाद्वीप आए हैं, छोटे बड़े द्वीप आए हुए हैं, मगर उसमें से जो बड़ा है उसे क्रीट कहा जाता है। और इसकी वजह से यह पूरी संस्कृति को भी क्रीट संस्कृति का नाम दे दिया गया है। दूसरी बात, यह संस्कृति की विशेषता यह भी है कि समय के अलग अलग बिंदुओं पर यह संस्कृति का नाम जो है वो अलग अलग रहता है। शुरुआत में इसे क्रीट कहा जाता था, फिर उसके बाद इसे एजियन संस्कृति कहा गया, फिर उसके बाद इसे मिनोस नामक राजाओं के नाम से मिनोन संस्कृति भी कहा जाता है, और आखिरी में इसे ग्रीस संस्कृति के नाम से भी हम उसे जानते हैं। हालांकि इस सब नामों में से सबसे जो बहुचर्चित नाम है वो है ग्रीस की सभ्यता का या ग्रीक की सभ्यता का, जो कि जो है बहुत ही प्रख्यात हुआ था। मगर समय के अलग अलग बिंदुओं पर यह संस्कृति के कई सारे नाम हमें देखने को मिलते हैं। देखेंगे यह सभ्यता को 1 बाय 1। हमारे पास हमारा जो संशोधन है वो यहाँ रेडी है इन द फॉर्म ऑफ PDF, तो इसका ही सहारा लेंगे और जो अलग अलग बातें हैं यह पूरी सभ्यता के संदर्भ में उसको देखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, यह सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। जैसे मैंने आपको बताया कि यह प्राचीन जरूर है, मगर इतनी भी प्राचीनतम नहीं है कि मिस्र का जो है, मिस्र के साथ हम इसकी तुलना करें। हालांकि हम आगे देखेंगे कि मिस्र की जो सभ्यता है उसके कई तत्व यहाँ की सभ्यता में आए हुए थे, यानी कि यहाँ की सभ्यता ने अपने आदर्श के रूप में मिस्र की सभ्यता को देखा था। मिस्र की सभ्यता के कुछ तत्व जो थे, सांस्कृतिक तत्व, वो उसको अपनाया भी था। तो ये कहना उचित नहीं है कि यह मिस्र जितनी ही प्राचीनतम थी, मगर हाँ, यह प्राचीनतम जरूर थी। और अगर हमें इसे समकालीन संस्कृतियों के साथ में रखना है तो हम उसे बेबीलोनिया के साथ में रख सकते हैं, या हम उसे सुमेर के साथ में भी रख सकते हैं। किसी भी संस्कृति को जानने से पहले उसका उद्भव स्थान, वो जिम्मेदार भौगोलिक स्थिति जानना जरूरी है। यस, यह भी हमने देखा है, और हमने यह मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है ये भी देखा है। जैसे हमने हमारी जो पिछली संस्कृति थी, पिछली सभ्यता थी, चाइनीज सभ्यता या चाइनीज सिविलाइजेशन, उसे देखते हुए मैं देखा था कि कैसे
अपने भौगोलिक स्थिति की वजह से चीन जो है वो पूरे विश्व के साथ कई सदियों तक आइसोलेटेड रहा, यानी कि कोई संपर्क ही नहीं रहा। प्लस यही आइसोलेशन के कारण चीन आत्मनिर्भर बन गया था, चाहे वो साहित्य की दृष्टि से हो, चाहे वो तत्वज्ञान की दृष्टि से हो, चाहे वो विज्ञान की दृष्टि से हो। तो कई सारे पहलू जो है वे इससे प्रभावित हो सकते हैं भौगोलिक स्थिति से, इसीलिए हमें भौगोलिक स्थिति जानना जरूरी है। तो देखेंगे यहाँ हमारे सामने एक तैयार मानचित्र है, मैंने तैयार ही कर रखा है आपके लिए, क्योंकि अगर हम इसे मानचित्र के रूप में देखेंगे तो हमारे लिए यह जो बात है वो क्लियर होगी। देखिए यह ग्रीस है और कुछ ऐसा अगर हम नक्शा देखें, हम लोग आगे उसका भी चित्र देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये एजियन समुद्र है, ये सब एजियन समुद्र है, ठीक है। थोड़ा भूभाग भी है ग्रीस का और बाकी का समुद्र है, और समुद्र में भी आप देख सकते हैं कई सारे टापू है, कई सारे द्वीप है, जिसमें से जो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है वो क्रीट का द्वीप है या क्रीट आइलैंड है। ये इतना बड़ा था कि पूरी सभ्यता का नामकरण जो है वही इसके नाम से हो चुका है, ठीक है। दिस इज क्रीट। और ये जो पूरा समुद्र है ये है एजियन समुद्र, एजियन सी। तो ये क्रीट का हुआ ईस्टर्न कोस्ट, यानी कि पूर्व का किनारा। ये ईस्ट कोस्ट हमने यहाँ बनाई ऐसी नहीं थी, मगर रफ थी, और रफ थी इसीलिए सी ट्रेड के लिए बहुत ही अनुकूल थी, बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत ही आसानी से हो सकता था, तो इसीलिए यहाँ के जो लोग थे वे समुद्र व्यापार की तरफ बढ़े, या इन लोगों की जो प्रवृत्ति थी वो समुद्र के साथ जो है बहुत ही ज़्यादा थी। देखेंगे अगर यह पूरे मानचित्र की बात करें तो एजियन सी है, जिसमें क्रीट नामक एक आइलैंड है, जैसे मैंने आपको बताया। देखिए ये थोड़ा सा हल्का सा इस तरफ है, यहाँ एजियन समुद्र रहेगा और यहाँ क्रीट आइलैंड रहेगा, ठीक है। इसके अति पूर्व में तुर्की है, जो कि आज हमें मध्य एशिया में दिखता है, या आप कह सकते हैं कि इट इज अ गेटवे टू यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि तुर्की का स्थान किया है जो आज ग्रीस के पूर्व में है। उसके बाद अगर पश्चिम की बात करें तो यहाँ इटली है, उसके बाद नीचे तो भूमध्य समुद्र ही है, और ऊपर अल्बेनिया और बुल्गारिया नामक ईस्ट यूरोप है। और इसके उत्तर पूर्व में ब्लैक सी स्थित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यूरोप से भी बहुत ही नजदीक था, इनफैक्ट ईस्टर्न यूरोप के जो है साथ में जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये इसका पूरा का पूरा मानचित्र है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि यह जो ग्रीस है उसकी एक भूमि है, और उसके पूर्व बाजू एजियन समुद्र है, और वह एजियन समुद्र में कई सारे टापू है। वो टापू में क्रीट का जो टापू है वो थोड़ा बड़ा है, वो थोड़ा जो है आप कह लीजिए प्रभावशाली है, और इसी की वजह से यह पूरी की पूरी सभ्यता का जो नाम है वो भी यह द्वीप के नाम पर से पड़ा है, ठीक है। तो ये पूरा उसका नक्शा था। अगर अब भौगोलिक स्थिति से हम लोग आगे बढ़े और अन्य भौगोलिक तथ्यों को तपासने का प्रयास करें तो उसके मुताबिक स्थान की दृष्टि से ग्रीस दक्षिण यूरोप में स्थित है, यानी कि साउथ यूरोप। सारोनिक खाड़ी ग्रीस की भूमि को दो भागों में विभाजित करती है। ये खाड़ी का नाम हमारे लिए थोड़ा जरूरी है, क्योंकि हमें भौगोलिक दृष्टि से नाम पता होना चाहिए, जिसे बे ऑफ सारोनिक भी कहा जाता है। ग्रीस का पूर्व किनारा समुद्र यातायात परिवहन के लिए अच्छा था, यानी कि अनुकूल था, जिसका जिक्र हमने किया, क्योंकि वो किनारा बहुत रफ था। तो यहाँ पोर्ट की फैसिलिटी को स्थापित करना एक सरल बात थी, सरल चीज थी, जिसके वजह से यह जो समुद्री व्यापार था उसको बूस्ट मिलता था या मिला था। ऐसा कहा जाता है कि ग्रीस की प्रजा ने क्रीट, मिस्र और फिनिशिया, यानी कि एशिया माइनर की बात है, कि संस्कृतियों के तत्वों का मिलन संगम किया था। यस, ये हमें याद रहना चाहिए। तीन ऐसी मुख्य सभ्यताएं थी जिस सभ्यताओं का
मिश्रण, जिस सभ्यताओं के सांस्कृतिक तत्वों का मिश्रण ग्रीस की सभ्यता ने किया था, जिसमें सर्वप्रथम उसके बहुत ही करीब, इनफैक्ट उसके सिनोनिम की तरह यूज की जाती क्रीट की सभ्यता। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीस की सभ्यता को ही क्रीट माना जाता था, मगर यहाँ समय में भिन्नता थी। क्रीट की संस्कृति थोड़ी पहले हुई थी, फिर उसके बाद क्रीट की संस्कृति विनाश हुई और उसमें से ग्रीस की जो संस्कृति है उसका उदय हुआ। फिर उसके बाद ग्रीस की संस्कृति भी विनाश हुई, उसमें से यूरोपियन सभ्यता का उदय हुआ। तो यह एक चेन है। तो उसी के तहत क्रीट में से भी कुछ तत्व लिए, कुछ मूल्य लिए, सांस्कृतिक मूल्य। मिस्र यानी कि इजिप्ट की संस्कृति से भी कुछ मूल्य लिए, और उसके बाद फिनिशिया यानी कि एशिया माइनर के प्रदेश के कुछ सभ्यताओं के भी तत्व लिए। इन तत्वों को मिलाकर एक नई संस्कृति को जन्म दिया, और वो संस्कृति थी ग्रीस की। ग्रीस की विशेष भौगोलिक लाक्षणिकताओं ने ग्रीस को एक विशेष स्थान प्रदान किया। मुख्य रूप से यह ग्रीस की भूमि में या ग्रीस के प्रदेश में मात्र और मात्र पहाड़ और घाटियां ही थी। सामने मैदान और नदियां जो थी वो बहुत ही कम थी। पहाड़ व घाटियां, सामने मैदान व नदियां। तो ये कुछ उन लोगों की भौगोलिक स्थिति का हाल था। साथ में बहुत ही बड़ा समुद्र तट भी मिला था, जिसकी वजह से वे लोग सामुद्रिक प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए थे। जो प्रवृत्ति समुद्र के साथ जुड़ी हुई हो, ऐसी प्रवृत्ति में ग्रीक प्रजा जो थी या क्रीट संस्कृति की, क्रीट सभ्यता की जो प्रजा थी वो जुड़ी हुई थी, क्योंकि एक्सटेंसिव किनारा मिला हुआ था। इन लोगों का जो समागम है वो समुद्र के साथ बहुत ही ज्यादा था, और सामने पहाड़ व घाटियां थी। तो ऑब्वियसली कृषि जो है वो कम होती होगी, बिल्कुल होती होगी, मगर इसकी जो मात्रा है वो कम रही होगी इन कंपैरिजन टू इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इन कंपैरिजन टू चाइनीज सिविलाइजेशन, या इन कंपैरिजन टू आप कह लीजिए बेबीलोनिया और सुमेरियन सिविलाइजेशन। तो ये एक बड़ा सा प्रश्न था। यहाँ के विशाल समुद्र तट व कृषि करने लायक जमीन की कमी की वजह से यहाँ की प्रजा समुद्र साहस करने वाली बनी। यस, जैसे मैंने आपको बताया कि they interacted with sea much more other than contemporary ancient civilizations। तो इसी की वजह से यहाँ के जो लोग थे वे समुद्र साहसी बने, समुद्र के साथ अपनी प्रवृत्तियां करने लगे। समुद्री मार्ग व्यापार को विकसाया, दोनों को विकसाया, सीवेज एंड सी ट्रेड, सीवेज एंड सी ट्रेड। समुद्र के समीप में होने से यहाँ की आबोहवा विषम थी और करीब था समुद्र तट, बड़ा मिला हुआ था। जैसे हमने बात की, व्यापक तट मिला हुआ था, व्यापक लंबाई थी। तो इसी की वजह से यहाँ की जो आबोहवा थी वो भी विषम थी, यानी कि बहुत गर्मी रहती थी और सर्दी के मौसम में ठंड जो थी वो बहुत ही कम रहती थी यहाँ। भले ही ये यूरोप का ही भाग है, आज दक्षिण यूरोप ही इसे कहते हैं, मगर फिर भी यहाँ ठंड की मात्रा जो है वो बहुत ही कम थी और इसके कारण था इसका बड़ा सा समुद्र तट या समुद्र से समीपता या नजदीकी। देखेंगे आगे ग्रीस के सांस्कृतिक इतिहास के स्रोत की अगर बात करें तो कई सारे स्रोत है। जैसे हमें मालूम है कोई भी सभ्यता हो, दो प्रकार के मुख्य रूप से स्रोत होते हैं, एक होते हैं साहित्यिक और एक होते हैं बिन साहित्यिक। बिन साहित्यिक में से हमें कई सारे अवशेष प्राप्त होते हैं, या आप कह लीजिए जब उत्खनन किया जाता है, उत्खनन कार्य किया जाता है, तो उस समय जो चीजें प्राप्त होती है वो चीजों को हम लोग बिन साहित्यिक चीजों में उसको रख सकते हैं, उसको गिन सकते हैं। तो इस तरह यहाँ भी मुख्य रूप से दो भाग थे, एक साहित्यिक साधनों के भाग थे, एक थे बिन साहित्यिक साधनों के। देखते हैं ग्रीस के सांस्कृतिक इतिहास के स्रोत में पुरातत्व वस्तु व साहित्य दोनों का उल्लेख हमें यहाँ मिलता है। जैसे मैंने बताया, पुरातत्व वस्तु यानी कि चीज वस्तु है जो उत्खनन के दौरान हमें प्राप्त हुई हो, और दूसरा है साहित्य। पुरातत्व वस्तु में एशिया माइनर में
ट्रोइटिरन्स इत्यादि स्थलों पर से कई अवशेष प्राप्त हुए। ट्रोइटिरन्स एक जगह है जो कि आज के एशिया माइनर में है। देखिए एशिया माइनर जो है वो आज का पश्चिमतम एशिया का भाग है। जब एशिया पूर्ण होता हो तो वहां तक का जो विस्तार है उसे एशिया माइनर कहते हैं। तो यह वही एक जगह है ट्रोइटिरन्स नामक। वह ट्रोइटिरन्स से हमें उत्खनन के दौरान कई सारी चीजें मिली है, प्लस हमें मिट्टी के भी कुछ अवशेष मिले हैं। मिट्टी के अवशेष, कुछ हमें कीमती अलंकार भी मिले हैं। कीमती अलंकार, और यहीं से ही हमें कुछ राजमहल के अवशेष भी मिले हैं। राजमहल के अवशेष, ये सारी चीजें हमें बहुत ही उपयोग में लगी, और इन्हीं सारी चीजों का अभ्यास करने से हमें मालूम पड़ा कि यह सभ्यता दरअसल कौन से युग में हुई या कौन से समय में हुई। वर्ष 1900 में उत्खनन के दौरान यहाँ उत्खननकर्ताओं को कई सारी चीजें प्राप्त हुई है, जिसका जिक्र कुछ का जिक्र हमने किया, जैसे मिट्टी के बर्तन है, कुछ कीमती आप कह लीजिए धातु है या उन धातुओं से बनी हुई कुछ वस्तुएं है, और उसके अलावा राजमहल के अवशेष भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा हमें सैकड़ों मुद्राएं भी मिली है। तो ये मुद्राएं भी बहुत ही उपयोगी बनी है हमें हमारा क्रीट के इतिहास को जानने के लिए या उसका अभ्यास करवाने के लिए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि कई सारी मुद्राएं, कई सारी मुद्राएं प्लस राजा मिनोस का राजमहल, राजा मिनोस का महल, ये भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगर साहित्य की बात करें तो साहित्य में कवि होमर रचित 2 मुख्य महाकाव्यों की बात यहाँ कर सकते हैं। यहाँ मुझे लिखना उचित रहेगा, कहीं होमर के 2 महान काव्य, एक था इलियड और दूसरा था ओडिसी। ये 2 महान काव्य ये 2 एपिक जो है वे दरअसल बहुत ही उपयोगी हमें साबित हुए हैं इस पूरी सभ्यता का इतिहास को जानने के लिए। ठीक है, इसके अलावा कई सारे वहाँ के तत्व चिंतक भी हुए ग्रीस में, हमें मालूम है एंशिएंट समय में, जैसे एरिस्टोटल, फिर आप कहे तो प्लूटार्क कह सकते हैं, फिर उसके बाद क्सेनोफोन, फिर हिराक्लिटस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे तत्व चिंतकों के द्वारा भी कई सारा साहित्यिक काम हुआ, जो साहित्यिक काम हमें आज जाकर उस सभ्यता की परिस्थिति के बारे में कुछ माहितियां प्रदान करता है, कुछ मदद प्रदान करता है उस सभ्यता के बारे में हमें हमारी समझ जो है वो बढ़ाने के लिए। इसके अलावा कई सारे और भी विद्वान हुए ग्रीस में, जिन लोगों ने बहुत ही अच्छे प्रबंध लिखे, यानी कि बहुत ही अच्छे ऐसे लिखे जिससे भी हमें यह क्रीट की आज की जो माहिती है वो हमें प्राप्त होती है। और इन सब के कई सारे तत्वों की चर्चा जो है वो आज हम लोग जाने अनजाने में हमारे आगे के इस लेक्चर में करेंगे, क्योंकि जो माहिती हम इस लेक्चर में देखेंगे इस क्रीट सभ्यता के बारे में, वो सब माहिती यहीं में से आई हुई है। या तो वो पुरातत्व वस्तु में से आई होगी वो माहिती, जिससे हमें कुछ माहिती मिलती है कि इतने वर्षों से चली आ रही यह परंपरा थी, इतने वर्षों तक चली, इतने वर्षों पहले थी। मगर उसके अलावा जो बारीक माहितियाँ हैं, जो माइन्यूट डिटेल्स है, वो हमें साहित्यिक काम में से मिलती है। तो जाने अनजाने में हम इन सब साहित्यों की बात करेंगे, इस साहित्यों में लिखी गई चीज वस्तुओं की चर्चा करेंगे। मगर हमें यहाँ बाइफरगेट नहीं करना है कि कौन सी बात किसने कही थी, कौन सी बात हमें कहाँ से मिली है। ठीक है, तो वो हम देखने का प्रयास नहीं करेंगे, मगर हमें यही ध्यान में रखना है कि आज जो सब बातें हम लोग देखेंगे वो सब बातें यहाँ से प्रेरित हुई है, ये सब इसके स्रोत है। देखिए आगे,
देखिए, ग्रीस सभ्यता के अध्ययन से पहले उसके उद्भव स्थान एजियन संस्कृति का अभ्यास अनिवार्य है। यस, हमें मालूम है कि देखिए, यह जो क्रीट है, क्रीट या आप कह लीजिए एजियन, देखिए यह सभ्यता दरअसल एक प्रोटोफॉर्म है, यानी कि एक आद्य फॉर्म है, एक प्राथमिक फॉर्म है। इसमें से बहुत ही चर्चित सो कॉल्ड ग्रीक सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, और यही ग्रीक सिविलाइजेशन में से आज की जो आधुनिक यूरोप की जो सभ्यता है, इसका जन्म हुआ। तो ये बात हमें समझनी है। तो यहां हमारा प्रयास यही रहेगा कि ग्रीक की सभ्यता तक पहुंचने से पहले, इसको जानने से पहले, हमें उसका जो प्रोटोफॉर्म था, उसका जो आद्य स्वरूप था जिसमें से इसका जन्म हुआ, इसको हम लोग पहले देखने का प्रयास करेंगे। तभी हमारी समझ ग्रीक के बारे में अच्छी होगी, बेहतर होगी, सुदृढ़ होगी। तभी हमारी समझ जो है वो यूरोप के बारे में भी सुदृढ़ होगी, बेहतर होगी। तो बेटर यही है कि हम लोग आज हमारा जो अभ्यास है वो यहीं से शुरू करेंगे। क्रीट या एजियन सभ्यता से हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर जाके हम लोग ग्रीक की सभ्यता देखेंगे, और ग्रीक में से कैसे जो ग्रीक की सभ्यता का जो मूल्य थे या जो तत्व थे वे आज के यूरोप में आ गए हैं या आज के यूरोपियन सभ्यता ने अपना लिए है, उसका भी जिक्र करेंगे। ग्रीस की पूर्व दिशा में एजियन समुद्र स्थित है, वो हमने देखा, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप जो है वो क्रीट का है। इस समुद्र में कई सारे छोटे बड़े द्वीप है, वो भी हमने देखे, द्वीप भी देखे फोटो की मदद से। इस संस्कृति की शोध दो पुरातत्वविदों के द्वारा हुई थी, जिसके नाम कुछ इस तरह है: हेनरिक स्लेमन और आर्थर इवांस। ये दो मुख्य उत्खननकर्ता है या पुरातत्वविद है, जिन लोगों ने बहुत मेहनत कर यह पूरी सभ्यता के बारे में जानने का प्रयास किया। इस पूरी सभ्यता का जो वास्तविक सच था उसको उजागर करने का, उसको बाहर करने का प्रयास किया कुछ अभ्यास की मदद से। प्राप्त अवशेषों से अनुमान किया जाता है कि यह संस्कृति ईसा पूर्व 3600 के समय में शुरू हुई थी, which means very protoform of this civilization was started from 3600 BCE before Common Era। तो काफी पहले का समय यहाँ इन लोगों के द्वारा नापा गया है, मगर इस समय यह सभ्यता अपने पूर्ण विकसित रूप में नहीं थी। यह सभ्यता की धीरे धीरे अभी शुरुआती हुई थी, यानी कि एक या दो समूहों के बारे में यहाँ चर्चा हुई है कि इस सभ्यता के संबंधी शुरुआती एक या दो मनुष्य के समूह यहाँ रहने लगे थे, इस टापू के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। तो इट वॉज ए वेरी अर्ली एज। मगर अगर विकसित स्वरूप की बात की जाए तो काफी पीछे से यह सभ्यता का विकास हुआ था, काफी पीछे से, यानी कि आफ्टर 1000 और 1,500 ईयर्स के बाद हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यह समय तो मिस्र का समय है, मिस्र का समय नापा गया है। और हमने पहले ही बताया कि इस सभ्यता को पुरानी है यह समझकर मिस्र के साथ इसकी तुलना नहीं करनी है। मिस्र बहुत प्राचीन थी और उसके रिलेटिवली यह सभ्यता थोड़ी नई है, नूतन है। यह संस्कृति कई नाम से जानी जाती है, जिसका भी जिक्र हमने किया। सबसे प्रथम तो यहाँ क्रीट है, आइलैंड के नाम के ऊपर ही, तो क्रीट सभ्यता। फिर समुद्र के नाम पर उसे एजियन भी कहा जाता है, इसे ग्रीस की सभ्यता भी कहा जाता है, और साथ ही में इसे यहाँ के प्रख्यात राजा मिनोस राजाओं के नाम पर मिनोअन संस्कृति भी कहा जाता है। मिनोअन संस्कृति। ठीक है, तो समय के अलग अलग बिंदुओं पर यह संस्कृति के अलग अलग नाम रहे हैं।
इस संस्कृति की अलग अलग पहचान रही है। तो हमें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि यह क्रीट की अलग है, एजियन की अलग है, या ग्रीस की कौन सी है, या मिनोन कौन सी है। हमें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। हमें यहाँ समझना है कि एक ही सभ्यता है और एक ही भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर इसका विकास हुआ है, मगर यहाँ जो भिन्नता है यह भिन्नता समय की है। शुरुआती समय में इसे क्रीट कहा जाता, फिर उसे एजियन भी नाम मिला, फिर उसके बाद उसे मिनोन कहा जाता, और आखिरी में हम उसे, जब इसका पूर्ण विकास हो गया, जब यह पूर्ण विकसित स्वरूप में आ गई, तब जाके हम उसे ग्रीस की संस्कृति के नाम से पहचानने लगे, जानने लगे। तो यह बात यहाँ हमें सुनिश्चित करनी है। देखते हैं आगे। क्रीट की संस्कृति को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ मिनोस राजा थे और यह राजाओं के नाम पर ही यह संस्कृति को मिनोअन संस्कृति भी कहा जाता है। तो इसी के तहत इसे 3 भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं, जिसमें से प्रथम रहेगा प्राचीन मिनोअन युग, दूसरा रहेगा मध्य मिनोअन युग, और तीसरा रहेगा नूतन यानी कि नियोन मिनोअन युग। देखिए यहाँ हमें समझना है, यह जो मिनोस राजा था वो कोई एक राजा का नाम नहीं है। कोई यह नाम को कोई एक राजा क्लेम नहीं कर सकता, मगर इट माइट बी यूज्ड फॉर द नेम ऑफ एंटायर डायनेस्टी। ऐसा हो सकता है कि यह जो नाम था मिनोस राजाओं का नाम, वो पूरे राजवंश के लिए यूज किया जाता था, नहीं कि अकेले एक राजा के लिए। तो ये बात हमें यहाँ जो है ध्यान में रखनी है। अब एक एक समय काल को हम लोग डिस्क्रिप्टिवली देखेंगे और उसमें जो महत्वपूर्ण फेरफार हुए उसको भी समझेंगे, या तब कैसा जीवन था क्रीट की सभ्यता का, वो भी देखने का प्रयास करेंगे वन बाय वन। सबसे प्रथम हम उनमें से उठाते हैं प्राचीन मिनोअन युग, जिसका समय काल का अनुमान कुछ ऐसा है, ईस्वीसन पूर्व 3400 से ईसा पूर्व 2100 तक। बहुत ही प्रोटोफॉर्म था, बहुत ही प्राचीन यह समय था, और यह सभ्यता का भी बहुत ही आद्य स्वरूप था, बहुत ही प्रोटो था, जरा सा भी विकसित नहीं था। देखेंगे क्रीट में से प्राचीन पाषाण युगीन अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों में सबसे प्रथम मिट्टी के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, उसके बाद राजमहल के कुछ अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं, और इन अवशेषों से हमें यह भी पता चला है कि यहाँ की जो प्रजा थी उसकी चित्रकारी जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि ये सब जो दीवारें थी, राजमहल की दीवारें, वे दीवारें यह चित्रकलाओं से सजती थी। ऐसा हमें जो है प्राप्त माहितियों से मालूम पड़ता है। उसके बाद कुछ बुनाई के साधन भी हमें मिले हैं, बुनाई के साधन, और उसके साथ साथ हमें प्राप्त हुआ है कुछ देव देवियों के शिल्प भी, देव देवी के शिल्प। ठीक है, तो कुल मिला के हमें बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं, अगर पुरातत्व की चीज वस्तुओं की बात की जाए तो। और इन सब के साथ साथ हमें पाषाण के हथियार भी मिले हैं, पाषाण के हथियार। यही बात सजेस्ट करती है कि यह पूरी की पूरी जो सभ्यता थी वो पाषाण युग में फली फूली थी। पाषाण युग में इसका जन्म हुआ था, और पाषाण युग में ही यह सभ्यता का थोड़ा बहुत जो है वो विकास भी हुआ था। इन प्राप्त अवशेषों से लगता है कि यहाँ की प्रजा का संबंध मिस्र व मेसोपोटामिया की प्रजा के साथ भी था, क्योंकि यहाँ हमें जो कुछ शिल्प प्राप्त हुए हैं उनके संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि ठीक वैसा ही शिल्प, ठीक वैसे ही आकार के शिल्प, ठीक वैसे ही रंग के शिल्प हमें मिस्र की कब्रों में से भी मिले हैं, यानी कि पिरामिड्स में से भी मिले हैं, इजिप्ट के। सेम ऐसे ही अवशेष हमें क्रीट के उत्खनन कार्य दरमियान भी प्राप्त हुए हैं। तो यही बात इन दोनों के बीच में सीधा संबंध जो है वो प्रस्थापित करती है, और यह संबंध को सुनिश्चित करती है, इसको बहाली देती है। उसके बाद अगर देखें तो मध्य मिनोन युग में, जिसका
समय काल का अनुमान ईसा पूर्व 2100 से ईसा पूर्व 1600 का है। इस युग के अवशेष ज्यादातर तांबे व कलाई के हैं, यानी कि अब मेटल एज। प्राचीन मिनोन युग था वो हमने देखा स्टोन एज था, हमें पाषाण के हथियार मिले थे, हमें कोई मेटल के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, मिट्टी के अवशेष प्राप्त हुए बट मेटल के अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे। और यहाँ अब मेटल एज में यह सभ्यता आ गई है, तो धीरे धीरे अब हमें तांबे और कलाई के हथियारों भी अवशेष के रूप में प्राप्त होने शुरू हुए। इस युग में मिनोन राजवियों ने भव्य राजमहल बंधवाए। वे बहुत ही शौकीन थे यहाँ के जो राजवी थे राजमहलों के, और बहुत ही बड़े बड़े पैमाने पर यह राजमहल का जो है बंधवाने का कार्य करते थे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि स्थापत्य की दृष्टि से पूरे क्रीट की सभ्यता में कोई नोंदपात्र स्थापत्य जो हो तो वो थे राजमहल। जैसे मिस्र में हमने पिरामिड देखे थे, जैसे बेबीलोनिया में हमने जिगरत देखे थे, वैसे ही यहाँ की सभ्यता के प्रभावशाली स्थापत्य में हम राजमहलों को रख सकते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही बढ़िया अच्छे किस्म के राजमहल बनवाते थे। इस युग में चित्रलिपि का विकास अच्छी मात्रा में हुआ था। चित्रलिपि यानी कि पिक्टोस्क्रिप्ट हम लोग कह सकते हैं, और हमें सबको मालूम ही है कि आज की जो पूर्ण विकसित स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट की शुरुआत जो है वो चित्र से ही हुई थी। सर्वप्रथम हम लोग चित्र की मदद से ही लिखना सीखे थे, चित्र की मदद से ही एक्सप्रेस करना सीखे थे। ठीक है, तो प्राचीन समय की ज्यादातर जो लिपियां थी प्राचीन विश्व की, वे लिपियां चित्र से ही उद्भव हुई थी। वैसे यहाँ की ग्रीस की सभ्यता की जो लिपि है वो भी कुछ ऐसी ही तरह उद्भव हुई थी। ईसा पूर्व 1600 में इस राजमहल का नाश हुआ था ऐसा लगता है। यह प्राप्त अवशेषों से ऐसा मालूम पड़ता है कि इन द ईयर ऑफ 1600 BCE यह राजमहल का विनाश हुआ था या नाश हुआ था। उसके बाद अगर देखें तो हमें उत्तर मिनोन युग में देखना है, या आप उत्तरी भी कह सकते हैं इसे, और इसे आप नूतन भी कह सकते हैं, यानी कि न्यू भी आप कह सकते हैं। इस समय नोआस राजमहल का पुनर्निर्माण हुआ। देखिए, नोआस एक शहर का नाम है जो कि बड़ा शहर था और संभवतः मिनोस राजाओं की राजधानी भी था। तो यहाँ एक बड़ा राजमहल था जिसका पुनर्निर्माण यहाँ करवाया गया, जो ईसा पूर्व 1600 में नष्ट हो गया था। क्रीट की समृद्धि बढ़ी। यह समय था जब क्रीट की समृद्धि बढ़ी, तो हम उसे सुवर्ण काल कह सकते हैं। वह समय क्रीट की समृद्धि का सुवर्ण युग था जो हमने देख लिया। अब अगर आगे बात करें तो क्रीट संस्कृति पर मिस्र की असर की बात अगर हमें देखनी है तो हमारे पास कुछ तथ्य है जिसके ऊपर से हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निसंदेह क्रीट की संस्कृति के ऊपर मिस्र की संस्कृति का बहुत ही बड़ा हाथ था, बहुत ही बड़ा प्रभाव था। देखेंगे क्रीट संस्कृति पर इजिप्ट की असर अच्छी थी। यहाँ के अवशेष व इजिप्ट पिरामिड के अवशेष साम्य रखते थे, जिसका जिक्र मैंने किया कि यहाँ उत्खनन के दौरान जब उत्खनन कार्य हो रहा था, एक्सकावेशन कार्य, तब कई सारे शिल्प मिले, कई सारे ऐसी पुरातत्व चीज वस्तुएं मिली जो इजिप्ट से मिली वस्तुओं के साथ साम्य रखती हो, इजिप्ट से उत्खनन के दौरान जो वस्तुएं प्राप्त हुई उसके साथ साम्य रखती हो। तो ये बात सीधा सा संबंध प्रस्थापित करती है दोनों प्रदेशों के बीच में, मिस्र के प्रदेश के बीच में और यहाँ क्रीट के, या आप कह लीजिए ग्रीस के प्रदेश के बीच में। क्रीट चिन्हों वाले तावीज भी इजिप्ट के लोग पहनते थे। यस, कुछ बातें हमें इजिप्ट से भी मिली है। यह सभ्यताओं के उत्खनन के दौरान हमें कुछ तावीज प्राप्त हुए हैं मिस्र की भूमि से, जिसके ऊपर क्रीट भाषा के चिन्ह हो, क्रीट की जो चित्रलिपि की जो भाषा थी उसके चिन्ह हो। तो ये भी एक बड़ी बात है, ये भी दोनों के बीच में सीधा संबंध प्रस्थापित करता है। उसके बाद देखें तो क्रीट संस्कृति पर मिस्र व एशिया माइनर दोनों के प्रभाव के बावजूद स्वतंत्र रूप से विकास हुआ। यस, एशिया माइनर भी उससे भौगोलिक रूप से नजदीक था, तो उसका भी प्रभाव था और मिस्र का भी प्रभाव था, मगर फिर भी इन दोनों के प्रभाव के तले भी यह संस्कृति ने अपना जो विकास है वो स्वतंत्रता के साथ किया, स्वाधीनता के साथ किया। उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, निसंदेह प्रभाव पड़ा, मगर
यह संस्कृति उन लोगों के अधीन नहीं हो गई, माइनर एशिया के संस्कृति के अधीन या मिस्र की संस्कृति के अधीन नहीं हो गई। इसने अपना विकास जो है वो स्वतंत्र रूप से किया। क्रीट में महाकाय स्थापत्य का निर्माण नहीं हुआ, मगर सूक्ष्मता की दृष्टि से यह कला अधिक विकसित हुई। यस, महाकाय स्थापत्य, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ कोई पिरामिड या कोई ऐसे महाकाय जिगुरत प्राप्त नहीं होते हैं। We don't get such type of big architectures, मगर यहाँ जो सबसे बड़ा स्थापत्य जो था, जैसे मैंने आपको बताया, वो था राजमहल। उसके अलावा यहाँ बड़े स्थापत्यों की कमी थी, यहाँ दिखते नहीं थे। उसके बाद अगर देखें तो J.W. दुरांत, जो कि हमारे बड़े इतिहासकार है, उसके मुताबिक क्रीट की संस्कृति जातीय उद्भव के हिसाब से एशियन थी, मगर इसकी कला का हृदय जो था वो इजिप्शियन था। देखिए, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है यह महानुभाव ने। अगर जातीय उद्भव की परिस्थिति से देखें तो वो एशियन थी, यानी कि एशियन थी, मगर यहाँ कला की बात करें, यहाँ कला के तत्वों को समझे, कला के तत्वों को जाने, तो हमें मालूम पड़ेगा कि क्रीट की संस्कृति भले ही जातीय संदर्भ में एशियन हो, एशिया की आप कह लीजिए, एशिया के लोगों के द्वारा स्थापी हुई हो, मगर यहाँ जो कला थी, कला के ऊपर जो प्रभाव था, कला की जो छवि थी, वो दरअसल मिस्र तरफी थी, मिस्र के साथ संबंधी थी। तो ये बहुत ही बड़ा यहाँ हमारे इस इतिहासकार महानुभाव ने हमें समझाने का प्रयास किया, बहुत ही बड़ा वाक्य कह के। उसके बाद यहाँ के लोग भिन्न आकार के बर्तन बनाने भी जानते थे। यस, विच मीन्स पोटरी वॉज डेवलप्ड। इनिशियल पोटरी नहीं है, हमें समझना है। भिन्न प्रकार के आकार की यहाँ जो बात की गई है, यही सुनिश्चित करता है या यही दर्शाता है कि पोटरी वॉज फुली डेवलप्ड, इट वॉज एट इट्स फुलेस्ट। ये हमें बात यहाँ समझनी है। उसके बाद इस तरह प्रारंभिक कला, लिपि इत्यादि के ऊपर मिस्र की असर स्पष्ट दिखाई देती है। प्रारंभिक कला देख लीजिए, लिपि देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए कला की दृष्टि से, इन सब में हमें मिस्र की असर जो है वो पूर्ण रूप से देखने को मिलती है। देखते हैं आगे, मिनोस राजा या आप कह लीजिए राजवंश। जैसे मैंने आपको बताया कि यह कोई एक राजा का नाम नहीं था, हालांकि यह राजा का समय इतना अर्ली था कि ये बात जो है कंफर्म करनी बहुत ही कठिन है आज के दिन, कि दरअसल क्या ये एक ही राजा था या दरअसल यह एक राजवंश की बात हो रही है। मगर प्राप्त साहित्यिक संसाधनों से, प्राप्त अवशेषों से या इतिहासकारों की माहितियों के हिसाब से हमें यही सुनिश्चित करना है, यही बात समझनी है कि मिनोस राजा कोई एक अकेले राजा के नाम के बारे में नहीं था, मगर पूरे राजवंश के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो उसी के तहत अगर उनका राजवंश देखें तो धीरे धीरे क्रीट प्रदेश में छोटे छोटे नगर अस्तित्व में आए, विच मीन्स शहर, अर्बन एरियाज कह सकते हैं। इनमें मध्य क्रीट में स्थित कोक्सस नगर नोंदपात्र था। यह एक नोंदपात्र था। यहाँ कई प्रकार के स्थापत्य भी रखे थे और यह एक सांस्कृतिक केंद्र था। यह पूरी संस्कृति का सांस्कृतिक केंद्र, और यह कहाँ था? मध्य क्रीट में था। यह भी हमें याद रखना है। इस नगर के अवशेषों में दीवारों पर रंगों से भरे युद्ध चित्र भी मिलते थे, जिसका जिक्र मैंने आपको किया, और यहीं से हमें मालूम पड़ता है कि ये यहाँ की प्रजा चित्र प्रेमी थी। चित्रकला के साथ उनका अच्छा संबंध था। चित्रकला के साथ साथ ये युद्ध प्रेमी भी थी। तभी तो यह युद्ध के जो चित्र है वे इन लोगों के द्वारा रंगे जाते थे या किए जाते थे। यह राजाओं ने युद्ध व वाणिज्य के लिए बड़े जहाज का निर्माण किया था। जहाज का निर्माण तो होना ही था, क्योंकि they were in a proximity to sea. In fact, sea actually dominated their life. समुद्र ने उन लोगों के प्रजाओं का जो जीवन है
वो प्रभावित किया था। तो जहाज बनना एक स्वाभाविक वस्तु थी, स्वाभाविक चीज थी। युद्ध भी करते थे, वाणिज्य भी करते थे, दोनों में जहाज का उपयोग होता था। इस मिनस राजाओं ने समग्र भूमध्य समुद्र पर अपनी सत्ता फैलाई। वे महत्वाकांक्षी थे, महत्वाकांक्षी, जैसे बाद में जाकर सिकंदर आया इसी धरती पर, वैसे ही इसके जो पूर्व राजा थे वे भी बहुत ही महत्वाकांक्षी थे और अपनी सत्ता जो है, या आप कह लीजिए अपनी विस्तारवादी नीतियों में विश्वास रखते थे, क्षेत्रवादी नीतियों में विश्वास रखते थे। आगे अगर देखें राजतंत्र की बात अगर हमें करनी हो तो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम भी कुछ खास नहीं था। इट वॉज अ सिंपल पॉलिटिकल सिस्टम जिसे हमें आगे देखना है। इस प्रदेश के शासन तंत्र के बारे में हमें आधारभूत माहिती नहीं मिलती है। यस, प्रथम बात तो यही है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेस वी डोंट हैव मच information about the entire civilization, about the political administration of entire civilization. प्लस यहाँ के जो राजा थे वे शक्तिशाली थे। प्लस हमें जो माहिती मिलती है उससे हमें पता चलता है कि ये व्यापार प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए थे। व्यापारी राजा थे, दरअसल व्यापार प्रवृत्ति से जुड़े हुए। प्राचीन सभ्यताओं में ये बात एक कॉमन थी। कुछ बातें जो है वो कॉमन है जिसमें यह बात का समावेशन हो सकता है कि राजा ही या अपना पूरा राज्य ही व्यापारिक प्रवृत्तियों में इन्वॉल्व होता है या शामिल होता है। जैसे हमने मिस्र के बारे में देखा था कि वहाँ कृषि प्रधान था तो राज्य भी कृषि को रेगुलेट करती थी। जैसे हमने सुमेर में देखा था कि वहाँ व्यापारी प्रधान समाज था तो वहाँ का जो राज्य था वो भी व्यापार में जो है एकदम डूबा हुआ था। ग्रीस व्यापार प्रधान होने से यहाँ के राजा भी व्यापार के साथ संबंधित है, व्यापार अच्छे पैमाने पर करते थे। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि वे शक्तिशाली थे और शक्तिशाली होने के साथ साथ वे लोग धनिक भी थे, क्योंकि पूरा व्यापार उनके हाथ में था तो समृद्धि थी और इसी समृद्धि की वजह से ये शक्तिशाली भी थे। क्योंकि अक्सर समृद्धि जो है वो शक्ति में बढ़ावा करती है, तो कुछ इसीलिए यहाँ का जो राजा थे वे धनिक थे और धनिक थे इसीलिए ही शक्तिशाली थे। धनिक क्यों थे? क्योंकि वे लोग व्यापार के साथ जुड़े हुए थे, व्यापारी प्रवृत्ति में जुड़े हुए थे, पूरा राज्य जुड़ा हुआ था। राजा राज्य का वड़ा कहलाता। यस, ही वाज सिटिंग एट द एपेक्स, उसमें हमें कोई शंका नहीं है। मगर फिर भी उसकी जो सत्ता थी वो लश्कर के ऊपर निर्भर थी, लश्कर के अधीन। और ऐसा भी माना जाता था कि ईश्वर का अंश होता है राजा। राजा जो है वो ईश्वर का अंश होता है, ऐसा भी माना जाता था। मगर आमतौर पर वो अपने पूरे शासन तंत्र में सबसे ऊपर बैठता था। सब जो डिपार्टमेंट्स थे, सब जो आप कह लीजिए सब खाते थे अलग अलग, उसका बड़ा भी राजा ही कहलाता था। जैसे हमने देखा कि शुरुआत में यहाँ नगर राज्यों का उदय हुआ तो उसके पहले विभिन्न कबीले, विभिन्न समूहों के द्वारा यहाँ राज किया जाता था। फिर धीरे धीरे उसमें से कुछ नगरों का जो है विकास हुआ, कुछ नगर शक्तिशाली बने और आगे जाकर पूर्ण रूप से राजशाही का निर्माण हुआ। आगे देखें तो उसको जियस का पुत्र माना जाता था। जियस नामक वहाँ का एक काल्पनिक देव था और इस देव के ऊपर ग्रीस लोगों को बहुत ही आप कह लीजिए श्रद्धा थी। ठीक है, तो उसे जियस का पुत्र मानते थे। राजा ईश्वर का अंश है, ऐसा धर्मगुरुओं के द्वारा संदेशा फैलाया जाता था। धर्मगुरु ही कहते थे कि यह जो राजा है वो ईश्वर का अंश होता है, तो हमें राजा का आदर करना होगा। अगर राजा का आदर नहीं किया, राजा का अनादर किया, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने ईश्वर का अनादर किया है। और यही कारण है कि आगे चलकर ये जो राजा थे वे थोड़े भोग विलासी बन गए, वे थोड़े लापरवाह बन गए। तो यह क्रीट की संस्कृति के विनाश का एक कारण भी यही जो इतिहासकारों के द्वारा दिया जाता है कि यहाँ के राजा स्वच्छंदी बन गए, लापरवाह बन गए। इसी की वजह से
वे लोग बाह्य आक्रमणों के सामने टिक नहीं पाए और आखिरी में यह क्रीट की संस्कृति का विनाश हो गया, यह पूरी संस्कृति नष्ट हो गई। तो यह भी एक कारण माना जाता है। हालांकि क्रीट की संस्कृति के विनाश के कुल कई कारण है, जिसको भी हम लोग आगे जो है थरली तपासेंगे, मगर यहाँ एक व्यू आपको देना मुझे जरूरी लगा, एक रेफरेंस देना जरूरी लगा। राजा ईश्वर का हुक्म लेके आते हैं ऐसा माना जाता है। यस, और ये सब धर्मगुरु के द्वारा ही ये सब जो संदेश है वे फैलाए जाते थे। राजा स्वयं प्रशासनिक नियुक्ति करता था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स वो राजा के द्वारा ही होती थी और आमतौर पर यहाँ जो एलिजिबल हो उन लोगों का ही यहाँ चयन किया जाता था, उन लोगों का ही यहाँ सिलेक्शन होता था। यहाँ कर भी वसूला जाता था। यस, टैक्सेशन प्रोविजंस वर देयर। क्योंकि यहाँ लश्कर भी था, लश्कर था तो खर्च भी था, व्यापार भी था, तो इसी के चलते यहाँ टैक्सेशन जो है वो भी अच्छी मात्रा में वसूला जाता था। उसके बाद अगर देखें तो राजा द्वारा विशाल गोदाम के निर्माण किए जाता है। आज जो सरकार हमारे देश में काम कर रही है, वेयर हाउसिंग, बफर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, जैसे हमें मालूम है कि आज भारत सरकार एक बफर स्टॉक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मेंटेन करती है, तो उसे मेंटेन करने के लिए ऐसे गोदाम बनाए जाते हैं। तो ठीक उसी ही तरह क्रीट में भी सरप्लस को रखने के लिए, सरप्लस प्रोडक्शन जो है उसको रखने के लिए ऐसे गोदाम जो है वे बनाए जाते थे। राज्य के द्वारा तनख्वाह भी चीज वस्तु में ही दी जाती थी। तनख्वाह जो है यानी कि सैलरी, इट वाज गिवन इन अ बार्टर सिस्टम, नो कैश वाज पेड। इनफैक्ट जो हमने टैक्स देखा, जो टैक्स की वसूलत होती थी वो वसूलत भी विनिमय पद्धति से ही होती थी। देयर वाज नो कैश पेड बाय अ टैक्स पेयर टू अ कलेक्टर। इनफैक्ट इट वाज पेड इन फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। राजा लश्कर के साथ न्याय तंत्र का भी बड़ा था। जैसे हमने जिक्र किया कि लगभग सभी ऐसे डिपार्टमेंट्स थे पॉलिटिकल सिस्टम के जिसका बड़ा राजा हो, जिसके एपेक्स पर राजा हो। संभवतः वहां का सबसे बड़ा व प्रभावशाली राज्य था। इस प्रभावशाली तो होना ही है क्योंकि इसकी विकास की जो गति थी वो भी अच्छी थी, यह पूरे सभ्यता की। प्लस इसका जो राजतंत्र था, उसके राजतंत्र के केंद्र में राजमहल थे, ये हमें भूलना नहीं है। और लगभग सारी बातें जो है वो राजमहल से ही तय होती थी। सरकारी कचहरियां जो है वो भी राजमहल के अलग अलग खंडों में लगती थी, अलग अलग खंडों में लगती थी सरकारी कचहरियां, सरकारी कचहरियां। तो कुछ ऐसे कारणों की वजह से पूरे राजतंत्र के केंद्र में राजमहल ही थे। और जैसे मैंने आपको बताया कि देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी अदर मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर। पूरे क्रीट के जो है पूरी क्रीट की सभ्यता में हमें कहीं भी बहुत ही बड़े स्थापत्य नहीं मिलते हैं। राजमहल एकमात्र ही ऐसा स्थापत्य है जो नोंदपात्र हो, जो बड़ा हो, और इसीलिए यही पूरे राजतंत्र का भी केंद्र रहते थे। आगे देखें तो पूरा साम्राज्य व्यापार पर निर्भर था। यस, पूरा साम्राज्य, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि ड्यू टू टोपोग्राफी, ड्यू टू बैरन टोपोग्राफी, एग्रीकल्चरल लैंड जो थी वो नहीं थी, प्लस यहाँ नदियाँ भी नहीं थी, तो इरिगेशन भी नहीं था, मात्र समुद्र था। और समुद्र की वजह से आबोहवा जो थी वो भी विषम थी, हवामान जो था वो भी विषम था। तो इसी की वजह से पूरा राज्य जो था वो व्यापार के ऊपर निर्भर था, नहीं के कृषि के ऊपर। नो एग्रीकल्चर, यही अपने आप में एक बड़ी बात है। उसके आगे अगर हम देखें तो अब हमें समाज जीवन देखना है कि इजिप्ट का जो समाज जीवन था वो दरअसल कैसा था। यहाँ तक हमने जो बात की वो राजतंत्र की। अब हमें वहाँ के समाज जीवन का जो है अभ्यास थोड़ा करना है। यहाँ की लिपि जो थी वो अवाच्य है, आज दिन तक हम उसे डेसिफर नहीं कर पाए हैं। इट इज़ अनडेसिफर्ड टिल डेट। हालांकि हमारे जो लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट्स है या स्कॉलर्स है वे लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो एक दिन हम इसे पढ़ सकेंगे, नहीं संदेह, मगर आज दिन तक की अगर बात की जाए तो इट इज स्टिल अनडेसिफर्ड।
यहाँ का समाज कई वर्गों से बना हुआ था, जैसे यहाँ अमीर उमराव भी थे, सामने अब कह लीजिए कारीगर वर्ग भी था, उसके अलावा यहाँ व्यापारी वर्ग था, उसके अलावा अमलदार भी थे जो राज्य की सेवा में जुड़े हुए थे, कुछ कृषक भी थे, कुछ कह लीजिए गुलाम भी थे, एक्सेट्रा। ठीक है, तो पूरा समाज जो था वो विभिन्न रूप से बटा हुआ था, कई वर्गों में बटा हुआ था। आगे अगर पोशाक की बात करें तो इन लोगों का पोशाक बहुत ही सिंपल था, चाहे वो पुरुष की बात हो या चाहे वो स्त्री की बात हो, जिसे यहाँ हमें देखना जरूरी लगता है। इस प्रदेश के पोशाक के बारे में माहिती राजमहल के भित्ति चित्रों से मिलती है। यस, अन्य कोई माहिती का स्रोत नहीं है हमारे पास, मात्र और मात्र राजमहल की दीवारों पर जो चित्र किए हुए थे इतने सालों के पहले, उन चित्रों में से हमें देखने को मिलता है कि यहाँ प्रजा जो थी वो कैसा पोशाक धारण करती थी, यहाँ की प्रजा का पहरवेश कैसा था, पुरुष का कैसा था, महिलाओं का कैसा था। देखेंगे यहाँ हमारे सामने दो भागी है, हमारी अभ्यास की सरलता के लिए हमने यहाँ दो भागी कर रखे हैं, जिसके तहत पुरुष और स्त्री, पुरुष सरल पहरवेश, उसके बाल लंबे थे, सिर पर पगड़ी बांधता था, और वहीं महिलाएं जो थी वो भी सिंपल पोशाक ही पहनती थी, जिसमें घाघरा चोली का इस्तेमाल करती थी, उसके बाद पूर्ण शरीर ढके, ऐसा पोशाक पहनती थी वहां की स्त्री है, जो हमने कई प्राचीन सभ्यताओं में देखा है, चाहे वो सुमेर की हो चाहे वो मिस्र की हो। हमने देखा है कि स्त्रियां जो थी, स्त्रियां वो अपने पहरवेश में बहुत ही जो है मर्यादा में थी, बहुत ही डिसिप्लिन में थी। तो सेम थिंग हमें यहाँ भी देखने को मिलती है। उसके बाद वे अपने केश कलात्मक रूप से बांधती। यस, यानी कि जो हेयर कॉम्बिंग है महिलाओं के द्वारा वो बहुत ही अच्छी तरीके से होता, बहुत ही कलात्मक रूप से होता। ये सब माहितियाँ, ये सब निष्कर्ष हमें दरअसल राजमहल की दीवारों पर जो चित्र बने हैं वहाँ से मिला है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और उसके बाद वे अलंकार भी धारण करती, कीमती रत्नों से जड़ित अलंकार स्त्रियों के द्वारा धारण किए जाते हैं। तो ये यहाँ की जो है पहरवेश की व्यवस्था थी। आगे देखें तो इतिहासकार JW दुरांत के मुताबिक क्रीट के मूल लोग आधुनिक लोगों से भी विकसित थे। यस, जो क्रीट के मूल लोग थे, फिर बाद में तो कई सारी टोलियां बाहर से आई, कई सारे समूह आए जिन लोगों ने इस मूल लोगों को दबा दिया, मगर जो यहाँ का मूल था, यहाँ का वतनी था, वो आज के आधुनिक लोगों से भी विकसित था। और हमें तो ये भी उल्लेख मिलते हैं, जैसे सिंधु सभ्यता में यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो टाउन प्लानिंग हमें देखने को मिलता है, जो आर्टिस्टिक लेवल उनका देखने को मिलता है, वही आर्टिस्टिक लेवल सेम हमें मेडिटेरेनियन यानी कि क्रीट के सभ्यता में देखने को मिलता है। जो ड्रेनेज सिस्टम हमें सिंधु में दिखी है, हाई क्लास वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, वही सेम क्वालिटी की ड्रेनेज सिस्टम हमें क्रीट में भी देखने को मिलती है उतने ही वर्षों के पहले। तो अपने आप में क्रीट की सभ्यता बहुत ही विशेष थी, बहुत ही अच्छी थी, कलात्मक और स्थापत्य की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छी थी। देखते हैं आगे, यहाँ के लोग रत्नजड़ित अलंकारों भी धारण करते थे। रत्नजड़ित अलंकार के वे लोग शौकीन थे। सौंदर्य प्रशासन का भी खूब उपयोग होता था। मेकअप, गरीब वर्ग के लोग नंगे पांव घूमते थे, वहीं अमीर वर्ग पैर में चमड़े के जूते पहनते थे, यानी कि जूतों के साथ वे लोग परिचित थे। हालांकि गरीब लोगों को अफोर्ड नहीं होता था, इसीलिए वे लोग नहीं पहनते थे, वहीं अमीर लोगों के द्वारा पहने जाते थे। संक्षिप्त में स्त्री पुरुष पोशाक क्रीट की समृद्धि व वैभव का ख्याल देती है। वैसे बहुत ही सिंपल थे, मगर इतने डिसिप्लिन्ड थे, इतने अच्छे मैनर में वे लोग जो है पहनते थे कि वे लोगों की जो समृद्धि है उसका आइडिया जो है वो हमें यहीं से मिल सकता है। उसके बाद अगर आगे देखें तो मनोरंजन के साधन देखने हैं कि यहाँ का समाज हंसी खुशी के लिए अपने मनोरंजन के लिए क्या करता था, तो जिसके बारे में हमारे पास कुछ माहितियाँ हैं। यहाँ का जीवन खुशीवर्धक व आनंदमय था, यानी कि ओवरऑल जो जीवन था वो अच्छा था, पीसफुल था, हैप्पी था।
यहाँ का जीवन प्रजा सौंदर्य प्रेमी था। सौंदर्य प्रेमी यानी कि प्रकृति के साथ प्रकृति प्रेमी था। और मैं एक बात आपको बता दूं कि यहाँ प्रकृति के कुछ तत्वों की पूजा भी की जाती, जैसे जगत की अन्य सभ्यताओं में की जाती है स्वाभाविक रूप से। उसके बाद रमत गमत के शौकीन थे। यस, रमत गमत के शौकीन थे, जिसमें इन लोगों की सबसे अच्छी रमत जो थी वो थी पशु की साँठ मारी। पशु की साँठ मारी, जिसमें बैल को आपस में जो है भिड़ा कर वे लोग देखते थे, इसका आनंद लेते थे। नौशस नगर में लगभग 400 प्रेक्षक की क्षमता वाला नाट्य गृह था। इतना बड़ा नाट्य गृह आज भी अच्छा खासा माना जाता है। नाट्य गृह यानी कि थिएटर। मुक्केबाजी की रमत भी बहुत प्रचलित थी, बॉक्सिंग। तो ये लोग बॉक्सिंग से भी परिचित थे, और यहां से हमें बॉक्सिंग के बारे में भी पता चलता है कि ये बॉक्सिंग भी कितनी पुरानी रमत है, कितने प्राचीन समय से जो है इसका उद्भव हो चुका है, और आज इतने वर्षों के बाद भी यह चल रही है। इसके अलावा कई प्रकार की अन्य रमतें भी थी, जिसमें हम लोग रेसिंग का समावेश कर सकते हैं। इसके अलावा रेसलिंग का हम लोग समावेशन कर सकते हैं इत्यादि। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये लोग बहुत ही अपना जीवन जो है वो आनंदमयी तौर पर गुजारते थे और जो है खुश रहकर व्यतीत करते थे। आगे अगर बात करें और स्त्रियों के स्थान को देखने का प्रयास करें, तो यहाँ के समाज में पितृ प्रधान प्रथा प्रचलित थी, यानी कि पैट्रियर्कल। पैट्रियर्कल सिस्टम जो हमें मिस्र की सभ्यता से जो है विपरीत दिखती है, क्योंकि मिस्र में हमने मातृ प्रधान देखा था पूरा सिस्टम। हालांकि अन्य सभ्यताओं में सब पितृ प्रधान ही थे, जैसे सुमेर हो, बेबीलोन हो, चाइना हो, मगर मिस्र एक ही प्रजा ऐसी थी जहाँ उन लोगों की सभ्यता मातृ प्रधान थी, वहीं अन्य सभ्यता पितृ प्रधान थी, जैसे आज की ग्रीस की या क्रीट की। यहाँ की स्त्री सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेती। यस, यहाँ की स्त्री जो थी उसको छूट मिली हुई थी सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने की, उसमें हिस्सा लेने की। मगर तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो अन्य सभ्यताओं की कंपैरिजन में यहाँ की जो सभ्यता है, उस सभ्यता में स्त्रियों का स्थान जो है वो थोड़ा निम्न कक्षा का था, और अगर मिस्र के साथ तुलना करें तो बहुत ही निम्न कक्षा का था। यहाँ मैं लिख सकता हूँ स्त्रियों का स्थान निम्न कक्षा का, स्त्रियों का स्थान। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। नाट्य गृहों में भी हिस्सा लेती, जिसका जिक्र हमने किया। सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकती है, तो नाट्य गृहों में भी निसंदेह ले सकती है। यहाँ स्त्रियां रंगीन वस्त्र धारण करती, ऐसा उपलब्ध चित्रों से लगता है। यहाँ जो यंग यानी कि जो युवा स्त्रियां थी, वे रंग बिरंगी जो है पोशाक का इस्तेमाल करती या पहनती। यहाँ के समाज में स्त्री स्वातंत्र की भावना प्रचलित थी। स्त्री स्वातंत्र की भावना प्रचलित जरूर थी, मगर इसका जो अनुकरण है वो बहुत ही कम मात्रा में होता था। धार्मिक क्षेत्र में स्त्रियों का महत्व विशेष था। यस, ये एक यहाँ विशेष बात है इस पूरे सभ्यता की। दिस इज अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द एंटायर सिविलाइजेशन। ठीक है, आमतौर पर प्राचीन सभ्यताओं में पुरुष धर्मगुरुओं का प्रभाव ज्यादा था। स्त्री धर्मगुरुओं का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं था, मगर पुरुष धर्मगुरुओं का प्रभाव ज्यादा था। इन केस ऑफ क्रीट सिविलाइजेशन इट वॉज अ कॉन्ट्ररी। यहाँ एक विपरीत परिस्थिति, जिसमें स्त्रियां जो धर्मगुरु थी उनका महत्व ज्यादा था इन कंपैरिजन टू जो पुरुष धर्मगुरु होते थे। तो ये एक अपने आप में इस सभ्यता के बारे में जो है एक भिन्न मुद्दा है, एक भिन्न लक्षण है। संक्षिप्त में, प्राचीन क्रीट की संस्कृति ने स्त्रियों को संपूर्ण रूप से सामाजिक स्वतंत्रता प्रदान की। प्राचीन क्रीट की संस्कृति ने स्त्रियों को संपूर्ण रूप से सामाजिक स्वतंत्रता प्रदान की। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह जो सामाजिक स्वतंत्रता थी, यह सामाजिक स्वतंत्रता का अनुकरण ठीक
तरीके से नहीं हो पा रहा था, या इसका लागू ठीक तरीके से नहीं जो है हो रहा था। और इसी की वजह से यहाँ की प्रजा में, यहाँ की जो महिलाएं थी, इन महिलाओं का स्थान थोड़ा सा निम्न था। हालांकि इन लोगों के विचार जो थे वे उच्च थे। आगे देखें गुलाम वर्ग, तो गुलाम वर्ग यहाँ कुछ खास नहीं था, मगर अन्य सभ्यताओं की तरह ही समाज में गुलामों का प्रमाण विशेष था। युद्ध कैदियों को गुलाम की तरह रखा जाता था, यानी कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जिसे हम लोग देखते आए हैं, POW। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ के प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को, यहाँ के युद्ध कैदियों को थोड़ी यातनाएं प्रताड़नाएं भी दी जाती थी, जैसे हमने अन्य सभ्यताओं में देखा था। प्लस यहाँ गुलामों के ऊपर अत्याचार भी किए जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ कई सारे धनिक थे, कई सारे अमीर उमराव भी थे, वे भी अपने निजी गुलाम रखते थे, प्लस गुलाम का व्यापार भी करते थे, और उस व्यापार से अधिक मात्रा में धन भी प्राप्त करते थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ गुलाम वर्ग था। गुलाम वर्ग के ऊपर अत्याचार भी होता था। मुख्य रूप से युद्ध कैदी ही गुलाम होते थे, और कुछ धनिक थे, कुछ अमीर उमराव थे, वे भी अपने निजी गुलाम रखते थे। देखिए आगे दो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर यही बातें की गई है कि यहाँ गुलामों के ऊपर अत्याचार किया जाता था, प्लस कई धनिक भी यहाँ गुलाम रखते थे, अपने निजी गुलाम रखते थे। और जैसे मैंने आपको बताया कि यह गुलामों का व्यापार भी होता था, इस व्यापार में से ये लोग समृद्धि भी प्राप्त करते थे। तो यहाँ तक हमने सामाजिक जीवन देखा, जिसके तहत हमने वहाँ का समाज देखा, वहाँ के समाज में उन लोगों का पहरवेश देखा, वहाँ के स्त्रियों की स्थिति देखी, और साथ में गुलामों की भी स्थिति देखी। अब हमारा जो नया मुद्दा है वो रहेगा वहाँ की आर्थिक स्थिति, यानी कि इकोनॉमी ऑफ क्रीट। देखते हैं, यहाँ का समाज कृषि प्रधान समाज था, वो हमें सबको मालूम है। इन लोगों के द्वारा मिश्र कृषि की जाती थी। मिश्र कृषि यानी कि मिक्सड फार्मिंग, जिसके अंतर्गत एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री दोनों का समावेशन हो सकता है। तो ये लोग दोनों ही करते थे। यहाँ के लोग फल में से दारू बनाते थे। कुछ लोग छोटे मोटे व्यवसाय के साथ भी संबंधित है। छोटे मोटे व्यवसाय भी यहाँ था, लघु व्यवसाय भी था। यहाँ के समाज में कारीगर वर्ग भी था। कारीगर में कई सारे वर्गों का समावेशन हो सकता है, जिसमें हम लोग जो है सुनार, या आप कह लीजिए लूहार, या आप कह लीजिए शिल्पी, या आप कह लीजिए स्थापत्यकार, एक्सेट्रा इत्यादि वर्गों का जो है हम लोग इस पूरे कारीगर वर्गों में समावेशन कर सकते हैं। तो एक्सटेंसिव कारीगर वर्ग यहाँ देखने को मिलता है। देखें आगे, यहाँ की प्रजा धातु काम व मिट्टी काम से जुड़ी हुई थी। यस, धातु काम और मिट्टी काम दोनों के साथ जुड़ी हुई थी यहाँ की प्रजा, क्योंकि हमने देखा कि पाषाण युग से यह संस्कृति ने जो ट्रांसमिशन हुआ फ्रॉम द स्टोन एज टू मेटल एज, ये इसकी विटनेस रही है ये संस्कृति। तो यहाँ संस्कृति में हमें पाषाण युग के भी जो है कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं, और हमें यहाँ से मेटल एज के भी कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं, यानी कि धातु एज के भी। तो यहाँ दोनों की जो विद्या थी ये इन लोगों को आती थी। पत्थर पर भी सुंदर नक्काशी करते थे, विच मीन्स भास्कर्य। भास्कर्य भी अच्छी मात्रा में ये लोग कर सकते थे। व्यापार के ऊपर राज्य का नियंत्रण अच्छा था, क्योंकि राज्य ही जुड़ा हुआ था। तो नियंत्रण तो होना स्वाभाविक है। राजा खुद ही व्यापारी प्रवृत्ति के साथ संबंधी था, और व्यापारी राजा हम यहाँ का कह सकते हैं। उत्पादों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए बड़े जहाजों का निर्माण होता था यातायात के लिए। और हम मालूम है कि ये लोग सी वेज का उपयोग जो है ये लोग व्यापक रूप में करते थे, और इसीलिए जहाजों का उपयोग भी यहाँ होना स्वाभाविक था। यहाँ विनिमय पद्धति से व्यापार होता था, जो हमें मालूम है, यानी कि बार्टर मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नॉट करेंसी।
कुछ धनिक गुलामों का व्यापार करते हैं, अधिक संपत्ति प्राप्त करता है, वो भी हमने देखा। संक्षिप्त में यहाँ की आर्थिक स्थिति विकसाने में राज्य का मुख्य अभिनय रहा। राज्य का अभिनय तो रहा ही, क्योंकि यह सभ्यता का पूरा अर्थतंत्र ही व्यापार प्रधान था और वही व्यापार जो कि राज्य के हाथ में था। तो निसंदेह इस पूरे सभ्यता में, इस पूरे आप कह लीजिए सभ्यता के आर्थिक विकास में यहाँ राजाओं का, राज्य का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा योगदान था। तो ये थी इकोनॉमी यहाँ की। अब आगे हमें स्पिरिचुअल अरेंजमेंट्स देखनी है, यानी कि यहाँ की धार्मिक स्थिति कैसी थी। धार्मिक स्थिति में हमें कुछ साम्यता मिलती है मिस्र के साथ, मगर फिर भी यहाँ के कुछ स्वतंत्र देव थे जिसको हमें देखना है। हालांकि यहाँ की जो सृष्टि है वो बहुत ही विशाल नहीं थी, बहुत ही कम थी, छोटी थी, तो इसीलिए हम उसे ब्रीफली देख लेंगे। प्लस कुछ मान्यताएं जो है वो भी हमें देखनी है, जिसको भी यहाँ हम लोग देखते चलेंगे। देखेंगे यहाँ की प्रजा का धर्म मिस्रवासियों की तरह प्राथमिक कक्षा का था। इट वॉज ऑफ ए प्राइमरी फॉर्म, वे प्राकृतिक तत्वों की पूजा भी करते थे, यानी कि नेचुरल एलिमेंट्स, सन, मून, लाइट, एयर, वाटर, जो दुनिया की किसी भी प्रजा करती है अपने शुरुआती समय में। विभिन्न देव देवियों की भी पूजा की जाती थी। यस, कुछ देव देवियां भी थी जो इन लोगों के जो है आस्था का केंद्र थी, इन लोगों की पूजा भी की जाती थी। देव को खुश करने के लिए प्रार्थना व बलिदान दिए जाते थे। प्रार्थना और बलिदान दोनों का उपयोग होता था। बलिदान में भोग का उपयोग होता था, मगर यहाँ मानव भोग का कोई बढ़ चढ़ कर उल्लेख हमें यहाँ नहीं मिलता है। सिर्फ फलों के भोग का जो यहाँ उल्लेख हमें प्राप्त होता है। यहाँ की प्रजा में मातृकाई पूजा प्रचलित थी, यानी कि यानी कि देवियां ज्यादा प्रचलित थी देवों के तुलना में। तो ये भी एक डिस्टिंक्ट फीचर है इस पूरी सभ्यता का, इस पूरी सभ्यता के धार्मिक स्थिति का, कि यहाँ देवियों की पूजा ज्यादा होती थी, देवों की पूजा थोड़ी कम होती थी। ग्रीक प्रजा इस देवी को रेहा नाम से जानती थी। ग्रीक प्रजा जो देवी को क्रीट की प्रजा मानती थी, उसे ग्रीस की प्रजा रेहा के नाम पर जानती थी, पहचानती थी। यह रेहा देवी एक ऐसी देवी शक्ति थी जो कि वोल्कोनोस के हाथ से जन्मी, ऐसा अनुमान था। वोल्कोनोस के हाथ से जन्मी थी, ऐसा इन लोगों के द्वारा माना जाता था, ऐसी इन लोगों की श्रद्धा थी। यह वोल्कोनोस जो है, यह क्रीट का इष्ट देव था, मेन कह सकते हैं, या आप कह लीजिए मुख्य। तो इसके हाथ से यह देवी निकली थी, जिन देवी की पूजा यहाँ के लोगों के द्वारा व्यापक रूप से होती थी, की जाती थी। देखते हैं इस वोल्कोनोस के बारे में। देखिए, यह बारिश व कोहरे का देव माना जाता था। रेन एंड फॉग, प्लस उर्वरता का भी देव माना जाता था, यानी कि फर्टिलिटी। तो संक्षिप्त में होलमसोल यही जो देव था वो वहां का महान देव था, मुख्य देव था। प्लस इसके हाथ से निकली हुई रेहा देवी थी, वो वहां की मुख्य देवी थी। बात खत्म। ये दोनों के इर्द गिर्द ही पूरी धार्मिक स्थिति जो है यहाँ के लोगों की वो रहती थी। यहाँ के समाज में या यहाँ की सभ्यता में हमें मिस्र की तरह या सुमेर की तरह या बेबीलोन की तरह स्वतंत्र देवों का जाल नहीं दिखता। स्वतंत्र गांव के स्वतंत्र देव हमने जो देखे थे, स्वतंत्र शहर के स्वतंत्र देव देखे थे। इनफैक्ट कुछ कुछ प्राचीन सभ्यताओं में तो प्रत्येक कुटुंब के प्रत्येक स्वतंत्र देव होते थे। तो वो जो सिनेरियो है वो हमें यहाँ क्रीट के बारे में, क्रीट के संदर्भ में देखने को नहीं मिलता है। इट वॉज लिमिटेड। देखते आगे, यहाँ के लोग भूत प्रेत में विश्वास रखते थे। स्वाभाविक सी बात है, बहुत ही अर्ली एज था, साइंस बिल्कुल नहीं था, तो मनुष्य डरता था और ये डर भूत और प्रेत का ज्यादा रहता था इन लोगों के जीवन में। असुरी तत्वों से बचने के लिए धूप करते थे और ऐसे ही डर से बचने के लिए वे लोग प्राकृतिक तत्वों की पूजा करते थे। वे लोग ऐसे धूप दीप करते थे,
कोई ऐसे देव देवियों के रूप को जो है रूप की पूजा करते थे, ताकि मानसिक रूप से ये लोग आश्वस्त हो और ये लोग जो है उन लोगों का जो डर है वो भी थोड़ा कम हो। भगवान का फलों का भोग धराया जाता है, जिसका जिक्र मैंने किया कि यहाँ मानव भोग के बारे में तो कोई बढ़ चढ़कर उल्लेख नहीं मिला है, मगर फलों के भोग के बारे में यहाँ हमें उल्लेख मिलता है। मृतदेह को लकड़े के डिब्बे में रखकर दफनाया जाता, साथ में जीवन जरूरी चीजें व रमत गमत के साधन भी रखे जाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि ये भी मिस्रवासियों की तरह ही जन्म में विश्वास रखते थे। तभी तो ये अपनी कब्रें जो है वे ऐसी चीज वस्तुओं से भर देते थे, ताकि वे लोग ऐसा मान सकते थे कि पुनर्जन्म करने में आसानी हो। इन चीज वस्तुओं से, इन जो है आप कह लीजिए जीवन जरूरी चीज वस्तुओं से पुनर्जन्म होना आसान हो जाए। तो यहाँ से हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ की प्रजा भी एज लाइक द पीपल ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन, दे यूज्ड टू बिलीव इन रीबर्थ, इन द थियरी ऑफ रीबर्थ। देखते आगे, यहाँ का समाज पुनर्जीवन में विश्वास रखता था, जिसका जिक्र हमने आगे किया। ठीक है, अगर लिपि की बात की जाए तो यहाँ की प्रजा व्यापार प्रधान थी, और व्यापार प्रधान हो तो हिसाब रखने के लिए कुछ लिपि की व्यवस्था होनी जरूरी है। इसी के तहत हिसाब रखने के लिए उन्होंने चित्रलिपि का विकास किया। यही जरूरियत को पूर्ण करने के लिए चित्रलिपि का विकास किया, जो कि एक प्रोटोफॉर्म थी। प्रोटोफॉर्म बहुत ही प्राथमिक स्वरूप में वे मिट्टी की पट्टिकाओं पर हिसाब रखते हैं, यानी कि ऑन द मड पैलेट के ऊपर, मिट्टी की पट्टिकाओं के ऊपर ये लोग हिसाब अपना रखते थे। चित्रलिपि में चित्र शब्द का निर्देश करते हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि यहाँ शब्द लिखना अभी जो है इन्वेंट नहीं हुआ था, अभी उसका आविष्कार नहीं हुआ था। तो कुछ चीज़ों को दर्शाने के लिए चित्रों को सहारा लेना पड़ता था, चित्रों का, और चित्र जो है वे ही एक्सप्रेस करते थे, वे ही अभिव्यक्ति प्रदान करते थे। शुरुआत में 135 चिन्हों वाली चित्रलिपि का उपयोग होता, 135 सिंबल्स। इनमें से कुछ चित्र जो है वो मिस्र व सुमेर दोनों सभ्यताओं के साथ साम्य रखते हैं, एंड ओवरऑल ये कठोर थे। तो ये हमें जानना होगा, और इसीलिए आगे जाके भी यह क्रिट की लिपि में कई सारे फेरफार जो है वे भी हुए थे। ईसा पूर्व 1600 में से चित्रलिपि से रेखा लिपि की शुरुआत हुई। अब धीरे धीरे चित्र में से लेखन जो है उसका आविष्कार होने लगा, और अब हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए चित्र का सहारा कम लेने लगे। हम लोग यानी कि वहाँ के लोग, और रेखा लिपि के साथ वे लोग जुड़ने लगे, रेखा लिपि का उपयोग करने लगे। इस लिपि का आज दिन तक अर्थ निकाला नहीं जा सका। इस लिपि से लगता है कि दशामिक पद्धति का उपयोग होता था, यानी कि डेसिमल्स। They were introduced या they were known to decimal system। यहाँ के लोग खगोल शास्त्र के भी अभ्यासी थे, एस्ट्रोनॉमी। अभी क्रीट में तो कुछ कम थे, मगर जैसे जैसे इस सभ्यता का विकास हुआ, समय का भी विकास हुआ साथ में, तो उसी तरह जो कई सारे खगोल शास्त्री हुए यह ग्रीक की भूमि में, ये बहुत ही अच्छे थे, और उन लोगों का जो अवलोकन था, उन लोगों का अभ्यास था, वो भी बहुत ही अच्छा था। हालांकि इसकी शुरुआत जो है वो यहीं से, क्रीट की सभ्यता से ही हो चुकी थी। यही समुद्र यात्रा को इन लोगों ने सरल बनाने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है कि यह एक व्यापार प्रधान था, समुद्र के साथ जुड़ा हुआ था यह पूरा का पूरा प्रदेश, यह पूरी सभ्यता, तो इन लोगों ने समुद्र में सरलता से जो है यातायात के लिए पंचांग विकसाया था, जिससे समुद्र यात्रा जो है वो सरल होती थी, और ऐसे कई दिनों को छोड़ दिया जाता था जब तूफान आने वाला हो या मौसम खराब हो। तो ये इन लोगों की एक सिद्धि है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। देखिए, अगर कला की बात की जाए तो क्रीट के राजाओं ने कला को आश्रय दिया, यानी कि पैट्रोनेज दिया, राज्याश्रय दिया। पैट्रोनेज, कला का विकास अच्छी मात्रा में हुआ था। नोसेस के राजमहल कला से सुशोभित थे। नोसेस यानी कि
उनका सांस्कृतिक नगर, सांस्कृतिक केंद्र का नगर, और उसमें से राजतंत्र के केंद्र का राजमहल था, वह राजमहल को एकदम कलाकारी से सुशोभित रखा था। स्थापत्य के क्षेत्र में यहाँ नोंधपात्र प्रगति हुई थी, मगर जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा जो स्थापत्य था वो राजमहल ही था। वो बहुत ही अच्छा था, मगर राजमहल के अलावा कुछ नोंधपात्र जो है हमें अवशेष जो है वो हमें यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। उसके बाद देखें तो राजमहल नोंधपात्र थे, उसमें सुशोभित खंड थे, विशाल सभा खंड था, दीवार रंग बिरंगी थी जो चित्रों से सुशोभित थी, और यह सब सारे खंड जो थे यही सरकारी कचहरी का काम अदा करते थे। सरकारी कामकाज जो है वो मुख्य रूप से यहीं से ही होता था। शिल्प क्षेत्र में भी इस प्रजा ने प्रगति की थी। शिल्प क्षेत्र यानी कि स्कल्पचर, मूर्तियां बनाने की कला में भी इन लोगों का विकास जो है वो अच्छा था। ये लोग जो थे वे आगे थे। संक्षिप्त में यहाँ की कला में हमें मिस्र की असर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे हम शिल्प का आकार की बात करें या अन्य स्थापत्यों के आकार की बात करें तो हमें उन सब में मिस्र की असर जो है वो पूर्ण रूप से दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। देखिए, यहाँ अब हमें क्रीट की सभ्यता के विनाश के कारणों को तपासना है। इतिहासकारों के मत के मुताबिक कई सारे कारण हैं, मगर इनमें से एक या दो कारण जो है जो थोड़े जो है आज के समय सच्चे साबित हो सकते हैं, जिसका भी जिक्र हम लोग आगे करेंगे। पहले सब कारण देखेंगे, सब मत देखेंगे, उसके बाद क्या मत माना जा सकता है या किस मत का पलड़ा भारी है वो भी देखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, यहाँ की सभ्यता के विकास के कई सारे कारण हमें मिलते हैं। जैसे यहाँ परिवार नियोजन की प्रथा बहुत व्यापक बनी, परिणाम वस्ती में गिरावट आ गई। फैमिली प्लानिंग इतना इंटेंस हो गया कि यहाँ राजतंत्र के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन के ऊपर रोक लगा दी गई, और इसी की वजह से यहाँ की वस्ती में भारी गिरावट आई। आखिरी में यह पूरी सभ्यता का विनाश हो गया। ये एक कारण है। दूसरा कारण, यहाँ की प्रजा व्यापार उद्योग में इतनी समृद्ध बन गई कि अपनी अस्मिता को भूल गए, लापरवाह बन गए। वे इतनी बड़ी समृद्धि आ गई इन लोगों के पास कि ये लोग सब अपने जो मूल्य थे, अपने वारसाई मूल्य थे, अपना अतीत था, ये लोग भूल गए और लापरवाह बन गए। इसी की वजह से भी कहा जाता है कि यहाँ की संस्कृति विनाश के नजदीक चली गई या विनाश इस संस्कृति का हो गया। तीसरा कारण कहता है कि यहाँ के राजा अधिक संपत्ति के कारण विलासी बने, दुर्बल बने, परिणाम बाह्य आक्रमणों के सामने टिक नहीं पाए। वो वहां के प्रजा की बात थी, ये यहाँ के राजा की बात है। और हमें मालूम है कि यहाँ का राजा व्यापारी राजा था, तो समृद्ध राजा कह सकते हैं। यही समृद्धि ने इन राजाओं को लापरवाह बना दिया, बेपरवाह बना दिया, और इसी की वजह से पूरी की पूरी जो संस्कृति है या सभ्यता है, इसके ऊपर बाह्य आक्रमण होने लगे, जिसको ये राजा रोक नहीं पाए, और इसी की वजह से यह संस्कृति का विनाश हो गया। यह भी एक कारण है। चौथा कारण कहता है कि आंतरिक संघर्ष की वजह से विनाश हो गया। अंदर अंदर ये लोग आपस में, विभिन्न समूह आपस में लड़ने लगे और अंदर ही सब लड़के खत्म हो गए, तो यह भी एक विनाश का कारण है। पांचवा जो मुद्दा है वो कहता है कि कुदरती आपत्ति व भूकंप के कारण विनाश हुआ होगा। तो ये तो एक स्वाभाविक सा कारण है, किसी भी जगह पर किसी भी समय हो सकता है, तो हम इसे तो पूर्ण रूप से नकार नहीं सकते, मगर अन्य ऐसे कई कारण है इसमें से जिसको हम लोग पूर्ण रूप से नकार सकते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं हुआ होगा, मगर ये ऐसा कारण है कि हम उसे पूर्ण रूप से जो है ना नहीं कर सकते, पूर्ण रूप से इसकी संभावना को नकार नहीं सकते। उसके बाद छठा कारण देखें तो सबसे आधारभूत कारण ये है कि एशियाई ग्रीकों के द्वारा यहाँ आक्रमण किया गया और इस संस्कृति का नाश कर दिया गया। यह सबसे आधारभूत कारण है, यही लिखा हुआ है। एशियाई ग्रीकों के कारण के द्वारा यहाँ आक्रमण किया गया, और ये आक्रमण तभी पॉसिबल है जब राजा अपनी समृद्धि में मदोस हो गए हो, लापरवाह हो गए हो, दुर्बल हो गए हो, बाह्य आक्रमण के सामने टिक नहीं पाए। तो इसी की वजह से जो एशियाई जो समूह थे लोगों के, उन लोगों के द्वारा यह पूरे के पूरे प्रदेश में आक्रमण हुआ, यह सभ्यता का नाश हुआ।
यहाँ उत्खनन के दौरान जो अवशेष प्राप्त हुए उसमें आगजनी के निशान भी मिले हैं। यस, तो ये भी एक कारण है कि जो हमें यहाँ से प्राप्त अवशेष हुए हैं, जिसमें राजमहल है, राजमहल का कुछ खंडर है और उस खंडर में उन दीवालों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। जिन दीवालों के अवशेष को देख के लगता है कि यह पूरी की पूरी जो दीवारें हैं वे तपी होंगी, यानी कि गर्म हुई होंगी, बहुत ही ऊंचे तापमान पर तपी होंगी, तो यानी कि आग लगी होंगी। ये भी एक बात जो है ये कह सकते हैं। मगर ओवरऑल हम यह कह सकते हैं, या हमें यह कहना ठीक रहेगा कि यहाँ की समृद्धि इतनी बड़ी कि यहाँ के राजा इस समृद्धि में मदहोश हो गए, आप कह लीजिए लापरवाह हो गए, दुर्बल हो गए, बाह्य आक्रमण के सामने टिक नहीं पाए। तो यही एक इसका मूल रीजन हो सकता है, या यह रीजन का पलड़ा जो है वो भारी हो सकता है, ऐसा हम लोग निष्कर्ष कुल मिलाकर निकाल सकते हैं। विश्व के इतिहास में एजियन संस्कृति को ग्रीस या ग्रीक संस्कृति की माता के तौर पर जाना जाता है, जिसका जिक्र मैंने किया। देखिए, फिर से यहां जिक्र करना उचित रहेगा यूरोपियन सिविलाइजेशन। यहां ग्रीस, या आप कह लीजिए ग्रीक सिविलाइजेशन। और उसके पहले रहेगी क्रीट की संस्कृति या क्रीट सिविलाइजेशन। आप कह लीजिए एजियन। क्रीट एजियन सिविलाइजेशन से जन्म हुआ, ग्रीक का विकास हुआ, जन्म तो नहीं कह सकते, विकास हुआ। ग्रीक सिविलाइजेशन से विकास हुआ यूरोपियन का, क्योंकि आधुनिक यूरोपियन सिविलाइजेशन ने, आधुनिक यूरोपियन सभ्यता ने ग्रीक सभ्यता के कई तत्वों को अपने आप में स्वीकार किया है। तो यही एक मुख्य कारण है कि क्रीट उसमें से ग्रीक और ग्रीक में से आज का यूरोप, आज के यूरोप की सभ्यता। ठीक है, तो ये आज का पूरा उपाख्यान हुआ। यह पूरे उपाख्यान में हमने क्रीट के सभ्यता के बारे में 360 डिग्री व्यू देखने का प्रयास किया। सबसे प्रथम क्रीट की भौगोलिक परिस्थिति से शुरू करते हुए हमने जो है वहाँ की स्थिति देखी, भौगोलिक स्थिति। उसके बाद जो इतिहास के स्रोत है वो भी देखने का प्रयास किया। उसके बाद वहाँ का राजतंत्र देखा, राजकीय इतिहास भी देखा, जिसमें हमने 3 प्रकार के मिनोन युग देखे। उसके बाद जाकर हमने वहाँ की इकोनॉमी तपासी, आर्थिक स्थिति देखी, धार्मिक स्थिति भी देखी, सामाजिक स्थिति भी देखी, और साथ में वहाँ का कला व स्थापत्य और वहाँ की जो लिपि है उसके बारे में भी देखने का प्रयास किया। और आखिरी में यह क्रीट के विनाश के कितने कारण हो सकते हैं, उन कारणों को भी तपासा। उनमें से कौन सा कारण सबसे जो है आज के समय वाजिबी है, या आज के समय किस कारण का पलड़ा भारी है, वो भी देखने का प्रयास किया। आई होप कि आपको मजा आया होगा इस लेक्चर में। और हमने इस पूरे लेक्चर में क्रीट के बारे में एक 360 डिग्री व्यू लिया है। आगे का हमारा उपाख्यान जो रहेगा वो ग्रीस की सभ्यता के बारे में रहेगा, जिसका विकास यही सभ्यता में से हुआ है। भौगोलिक स्थिति वही रहेगी, सिर्फ भिन्नता होगी तो समय में होगी। तो वो देखेंगे, वो डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल्ड में, जो आज जैसे हमने डिस्कस किया एकदम वर्टिकल डीप लेके इस रूपरेखा के तहत। तो मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।